दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में गैर तकनीकी मल्टीटास्किंग स्टाफ और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैट्रिक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार की नौकरी पाने का ये एक शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग में इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक के सुधार कर सकते हैं। इन पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक के आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-309-3063 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर अभ्यर्थी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रखा गया है सिर्फ हवलदार के लिए। इसमें सामान्य वर्ग में 447 रिक्तियां हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 134 है, ओबीसी के लिए 267 है, एससी के लिए 137 और एसटी के लिए 90 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह हवलदार पद के लिए कुल 1075 वैकेंसी रखी गई है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 40 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 107 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। यह भी नोट करें कि यह वैकेंसी केवल हवलदार पोस्ट के लिए है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए अद्यतन विस्तृत रिक्तियां आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। अभ्यर्थियों को कट ऑफ तारीख यानी 1 अगस्त 2025 तक या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्रदान सभी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभागों संगठनों के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पूरी करने के मूल प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आइए देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है, वहीं ओबीसी के लिए 18 से 28 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस कोटि में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 35 साल, ओबीसी वर्ग में दिव्यांग कोटि के लिए 18 से 38 साल, एससी एसटी वर्ग में दिव्यांग कोटि के लिए 18 से 45 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 28 साल आयु सीमा रखी गई है। आइए देखते हैं हवलदार पद के लिए क्या आयु सीमा रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है, वहीं ओबीसी के लिए 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 37 साल, ओबीसी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के 18 से 40 साल, एससी एसटी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के 18 से 47 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रखा गया है। एमटीएस पद के लिए केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि हवलदार पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 सत्रों में सेशन 1 और सेशन 2 के तहत आयोजित की जाएगी। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। सेशन 1 के पार्ट बी में रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। सेशन 2 के पार्ट सी में जनरल अवेयरनेस से प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 75 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 75 नंबर निर्धारित किए गए हैं।
दोनों सेशन के लिए अभ्यर्थियों को क्रमशः 45-45 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं स्क्रैब की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 60 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2 में आयोजित की जाएगी और दोनों ही सत्र अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थियों को सेशन 1 पूरा करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। 45 मिनट पूरा होने पर सेशन 1 स्वतः बंद हो जाएगा। सेशन 1 के पूरा होने के तुरंत बाद सेशन 2 शुरू होगा। सेशन 2 भी 45 मिनट का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पूछे जाएंगे। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन सेशन 2 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाकर रिजल्ट जारी करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में दी गई परीक्षा की तारीख संभावित है। परीक्षा की तारीख में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। आइए देखते हैं हवलदार पद के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इसमें पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को 16 मीटर की पैदल चाल 15 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर की पैदल चाल 20 मिनट में पूरी करनी होगी। आइए देखते हैं हवलदार पद के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रखा गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार से है। इसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गढ़वालीज, आसामीज, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवारों के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वही महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। गढ़वालीज, आसामीज, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब की महिला अभ्यर्थियों को इसमें 2.5 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों के सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। गढ़वालीज, आसामीज, गोरखास और शेड्यूल ट्राइब की महिला उम्मीदवारों को इसमें 2 किलोग्राम की छूट दी जाएगी। आइए देखते हैं चयन किस प्रकार से होगा। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सेशन 1 और सेशन 2 शामिल होंगे। सेशन 1 में अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले किया जाएगा और सेशन 2 में उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी सेशन 1 में उत्तीर्ण होगा। एमटीएस पद के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के सेशन 2 में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में योग्यता निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड अंकों का उपयोग किया जाएगा। मेरिट लिस्ट पूरी तरह से सेशन 2 में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। हवलदार पद के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में शामिल होने के लिए रिक्तियों की कुल संख्या के 7 गुना उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के सेशन 2 में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभाग और संगठनों की ओर से दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसमें पहला है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इट बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरीज और चौथा है पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic पर जनरेट किया गया OTR नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे OTR प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग के AWS OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, SC ST, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीजा मास्टर या रुपए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में किस तरह सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार परिवर्तन करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपए का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहला है सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बालासोर, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, गंगटोक और श्री विजयपुरम में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।